सो हेलो एंड वेलकम, आई एम अब्बास। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th आईसीएससी के का कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमको जावा पढ़नी होगी और फाइनली लास्ट पे शायद कंप्यूटिंग एथिक्स है। वो एक छोटा सा टॉपिक होगा हमारे लिए, बट मेन हमारा फोकस जो है वो जावा पर होने वाला है, क्योंकि आगे चल के क्लास 9th के बाद क्लास 10th में भी आपको यही जावा पर फोकस रखना होगा, क्योंकि पूरा पेपर जावा बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हमको बहुत अच्छे से समझने हैं। यहाँ पर जावा कैसे काम करती वो बहुत अच्छे से समझना है। बहुत सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो स्टार्टिंग विद द प्रोग्रामिंग, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर हमको जानना है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। हमको क्या जानना है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब प्रोग्रामिंग को अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उस डेफिनेशन को मैं इलेबोरेट करूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसको प्रोग्रामिंग से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो द डेफिनेशन सेज प्रोग्रामिंग रिफर्स टू अ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहली बात क्या कि प्रोग्रामिंग एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजीज आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस विच इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, हमको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। नहीं है तो आगे धीरे धीरे हो जाएगा। फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर विच टास्क टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम। सो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर सिंपल सी जो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है वो यही है कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर हम वर्ड टेक्नोलॉजिकल को भी हटा दें, हम सिंपली ये कहें कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम कंप्यूटर को बता रहे हैं, कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बातें हो रही। अब इस बात को और सेंस में लाने के लिए, यानी इस बात को और सेंसिबल बनाने के लिए दो तीन बातें अगर आप जान लें तो ये बात और थोड़ा सा सेंसिबल बन जाएगी यहाँ पर। सबसे पहली चीज जो है वो हम जानते हैं, अगर नहीं पता है तो वो देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा वो सिंपल सा यही है कि कंप्यूटर इज डम्ब। अब ये जो वर्ड है डम्ब, इसका मतलब तो पता ही होगा। कंप्यूटर इज डम्ब दैट मीन्स कि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि इट व्हाट कंप्यूटर इट हैज नो IQ। हर इंसान का अपना कुछ इंटेलिजेंस का लेवल होता है जिसको हम IQ के बेसिस पे नापते हैं, मेजर करते हैं। कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं है, उसका जो IQ लेवल है वो बेसिकली 0 है। ठीक है, पहली बात ये। दैट मीन्स कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता है कि उसे क्या करना है कैसे करना है, अनटिल एंड अनलेस हम उसको बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करनी है, ये काम इस तरह से करना। यहाँ तक कि जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, हम सोचते हैं कंप्यूटर इतने बड़े बड़े काम कर देता है, कैलकुलेटर है उसमें। हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते ही रहते हैं। ठीक है, हमने दो नंबर्स दिए, वो हमसे तेज कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, उसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी, प्रोसेस करने की एबिलिटी जरूर फास्टर है देन ह्यूमंस, बट उसके पास इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम प्रोग्रामर्स हैं जो उस कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। और जो दूसरी बात है यहाँ पर वो ये है, सबसे पहली बात तो हो गई कि कंप्यूटर क्या है? डम्ब है, उसके पास कोई IQ नहीं है, उसको नहीं पता कि चीजें कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? मैंने कहा कि कंप्यूटर के पास 0 IQ, उसे कुछ नहीं पता। हम बताते हैं कंप्यूटर को कि उसे काम कैसे करना है। अब ये भी सेंस आता है, एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? कि कंप्यूटर को हम कैसे बताएंगे कि कैसे काम करना। यानी अगर मैं हूं, कोई दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, अगर मुझे उसे कोई इंस्ट्रक्शन देना है कि ये काम तुम्हें ऐसे करना है, तो हमारे पास एक मीडियम है जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं। चाहे वो हमारी हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हम जिस भी भाषा में बोलते हैं, जिस भी लैंग्वेज का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, हम उस लैंग्वेज का यूज करते हुए उस इंसान को बता देंगे। हाँ, बात ये भी है कि अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो उसे इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो उसे हिंदी समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं कंप्यूटर को कोई बात समझाना चाहता हूं तो मैं किस लैंग्वेज में बताऊं। ठीक है, तो ये भी पता होगा कि कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स मैंने कंप्यूटर के बारे में बताए हैं कि इट हैज 0 IQ एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली एंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, ये दो पॉइंट्स अगर आप बचपने से कंप्यूटर पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दो पॉइंट्स आपने जरूर पढ़े होंगे।
और अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैंने अभी बता दी। इन दो बातों को हमें ध्यान में रख। अब आ जाते हैं वापस से प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन पर। सो द प्रोग्रामिंग डेफिनेशन सेज इट इज अ प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि विच टास्क टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब शायद बातें और सेंस बना रही होंगी। प्रोग्रामिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को बता रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? बाइनरी लैंग्वेज, दैट मीन्स 0 और 1 की भाषा, ठीक है। तो हम कंप्यूटर को उसी लैंग्वेज में बताएंगे कि तुमको एडिशन करना है तो ऐसे करो, सब्ट्रैक्शन करना है ऐसे करो। हम उसको प्रोग्राम कर देंगे, उसको ट्रेन कर देंगे उस चीज के लिए, हम उसको बता देंगे कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, और वो सिर्फ उतना ही काम कर पाएगा जितना जिस काम के लिए हमने उसे ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही हो? तो अभी तक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। आगे अगर हम पढ़ें तो यू कैन थिंक ऑफ प्रोग्रामिंग एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान है, सामने एक मशीन यानी कंप्यूटर है। ये मशीन और ये ह्यूमन और ये मशीन यानी कि कंप्यूटर आपस में कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग के थ्रू, इन विच ह्यूमंस क्रिएट इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू फॉलो, ठीक है। यानी जो कोलैबोरेशन एक इंसान और एक कंप्यूटर के बीच में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन की मदद से होता है। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? उन इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में या टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में कोड कहते हैं, ठीक है। और वो कोड जो है वो हम एक ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। एक ऐसी लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं जो कंप्यूटर समझ सके। अब कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। इसका मतलब हमको भी थोड़ी बहुत बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए काम भर की, कि कम से कम हम उसको समझा सके कंप्यूटर को कि कैसे करना है, क्या चीजें करना। बट जहां तक हम जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज इट इज नॉट एज मच इजियर एज इट सीम। अगर हम देखें कि 0 और 1 दो ही कैरेक्टर्स होते हैं बाइनरी लैंग्वेज के, और अगर हम सिर्फ इसको देख करके इस लैंग्वेज को इतना आसान समझ लें तो ये इतनी भी आसान नहीं है। अगर हम 0 और 1 की मदद से कंप्यूटर को समझाने बैठे कि तुमको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे समझाने बैठे तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और हर इंसान कैपेबल नहीं है बाइनरी लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है। सो देयर कम्स इन पिक्चर द लैंग्वेज विच इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो हमारे सामने आती है वो आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कुछ ऐसे डेवलपर्स ने कुछ ऐसी लैंग्वेज बना दी है कि जो हमारे समझने के लिए भी आसान है और कंप्यूटर के समझने के लिए भी आसान है, ठीक है। कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसी लैंग्वेज बना दी है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, कि जो हम इंसान भी आसानी से समझ सकते हैं और कंप्यूटर भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हम अपने कोर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं दैट इज नथिंग बट जावा। हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं वो कुछ और नहीं, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ जावा। आई गेस बात समझ में आ रही हो, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इस बात को और इलेबोरेट करें तो वो क्या हो? मैंने अभी कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम की एक लैंग्वेज है कि जो हम भी आसानी से समझ सकते हैं, कंप्यूटर भी आसानी से समझ सकता है। बट क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, तो हम याद, और मैंने ये भी कहा कि बाइनरी लैंग्वेज इतनी भी आसान नहीं कि हर इंसान उसको समझ ले। तो आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सर कुछ गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। बट वो उस गलत बात को सेंस कैसे बनेगा वो देखते हैं थोड़ा सा। होता क्या है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, वो होती है सॉर्ट ऑफ इंग्लिश बेस्ड, ठीक है। यानी जिसने भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बेस्ड होनी चाहिए। इंग्लिश बेस्ड होने का मतलब कि हम इंसान उसको आसानी से समझ सके। लेकिन अगर वो इंग्लिश बेस्ड है तो कंप्यूटर कैसे उसको समझेगा? क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे क्या चीज आएगी? एक प्रोग्राम होता है जिसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर ने लिखा होता है, कि जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यानी जो इंग्लिश बेस्ड कोड होगा, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होगा, ताकि कंप्यूटर भी उस कोड को आसानी से समझ सके और ह्यूमंस भी उस कोड को आसानी से
समझ सके। ये है यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट, और उस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं कंपाइलर। आई होप कि अब बात समझ में आ। यहाँ पर हमारे पास आता है कंपाइलर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर होता है, या फिर इंटरप्रेटर होता है, या फिर इंटरप्रेटर होता है, या फिर इंटरप्रेटर होता है। होता क्या है कि जो भी कोड हम लोग लिखते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जो कि हमें आसानी से समझ में आती है। उसके बाद वो प्रोग्राम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर बहुत अच्छे से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को जानता है, और वो ये भी जानता है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को, सिंटैक्स को हमें कैसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम इंसान कंप्यूटर को बता रहे हैं कि कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या है कि हम इंसान और कंप्यूटर्स आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ क्या आएगा? कंपाइलर आएगा, जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, बिकॉज कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती। ये है पूरी कहानी प्रोग्रामिंग की। आगे चल के जैसे जैसे हम जावा के बारे में सीखेंगे, तो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके भी अपने कुछ सिंटैक्स होंगे। अब ये सिंटैक्स क्या होता है वो भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो हम समझेंगे वहां पर कि कैसे एक जावा का कोड कैसे कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, ताकि वो कंप्यूटर्स को समझ सके। वो सारे प्रोसेस को हम आगे डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। नेक्स्ट, अब इस बात को और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, और इस एग्जाम्पल का टाइटल है बेकिंग इज प्रोग्रामिंग। क्या है? बेकिंग ही प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास ये टाइटल है कि बेकिंग ही प्रोग्रामिंग। अब बेकिंग ही प्रोग्रामिंग है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बेक करना ही यानी केक्स वगैरह बनाना ही प्रोग्रामिंग करना हुआ। मैं कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग को बेकिंग से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बात और आसानी से समझ में आ सके। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। स्टेप्स ऑफ बेकिंग अ केक में सबसे पहली चीज होती है गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स। अगर हमको केक बनाना है तो हम इंग्रेडिएंट्स वगैरह को क्या करेंगे? गैदर करेंगे। अब ये जो गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स वाला प्रोसेस है, ये मैप हो रहा है गैदरिंग टूल्स एंड रिसोर्सेस से। प्रोग्रामिंग के अंदर टूल्स और रिसोर्स को गैदर करना, टूल्स और रिसोर्सेस को इकट्ठा करना, ये है बेकिंग में इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने जैसा। ये यहाँ पे एनालॉजी है। ठीक है, गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, अगर हम केक बनाने की बात कर रहे हैं तो हम फ्लोर वगैरह यानी आटा वगैरह लेंगे, मैदा वगैरह लेंगे, शुगर वगैरह लेंगे, और न जाने कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हम कलेक्ट करेंगे अगर हमको बेकिंग करनी है। एग्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। इसी तरह से अगर हमको प्रोग्रामिंग करनी है, एट दैट टाइम हमको क्या रिक्वायरमेंट होगी? हमको रिक्वायरमेंट होगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, उसके अलावा हमको एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की भी जरूरत होगी कि जहां पर हम कोड लिख सकें। अगर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं अवेलेबल है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ही नहीं अवेलेबल है, तो हम कैसे किसी की प्रॉब्लम के लिए कोड लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे। दैट इज इट। अगर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ही नहीं अवेलेबल है, आटा ही नहीं है, मैदा नहीं है, शुगर नहीं है, अंडे ही नहीं है, तो हम कैसे बेकिंग कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप, प्रेपिंग द इंग्रेडिएंट्स। हम इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि अब आटा, मैदा, चीनी, ये सारी चीजें तो आ गई हमारे पास, बट अगर हमको किसी स्पेशल टाइप का केक बनाना है, पर्टिकुलर रेसिपी को बनाना है, तो हमको उन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही लेना होगा। ठीक है, तो इस स्टेप के अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या है? मेजरिंग द इंग्रेडिएंट। ठीक है, और ये वाला स्टेप बिल्कुल मैप हो रहा है प्रिपेयरिंग द वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम वेरिएबल्स को प्रिपेयर करते हैं, यानी अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वहां पे जरूरत होगी कहीं ना कहीं वेरिएबल की। बिना वेरिएबल्स के शायद ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको दो नंबर्स का एडिशन करना है, तो उन दो नंबर्स को एडिशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें यूजर से नंबर्स को इनपुट कराना होगा। यानी यूजर से हमें पूछना होगा कि जो भी उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है उसे हमें पूछना होगा कि आप किन नंबर्स को ऐड कराना चाहते हैं। तो वो जो नंबर्स देगा हमें उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा।
तो वो कंटेनर्स जो होते हैं उन कंटेनर्स को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। और जब हम वेरिएबल्स रेडी रखेंगे तभी तो यूजर जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला है, डेटा देने वाला है, तभी तो हम उसको स्टोर करा पाएंगे, और जब हम स्टोर करा पाएंगे तभी तो आगे के प्रोसीजर्स करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, ठीक है। अगर हम केक बेकिंग की बात करें तो अब हमने इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मेजर कर लिया है, अब हम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। मेरे पास जो भी हमने मेजर करके रखा हुआ है, फ्लोर है, शुगर इतनी है और एग इतने लेंगे, वो सारी चीजें अब हम मिक्स करेंगे ताकि आगे के प्रोसीजर हो सके। अब ये जो थर्ड स्टेप है ये बिल्कुल मैप करता है प्रोग्रामिंग में राइटिंग द कोड की तरफ, कि जब हमने प्रॉब्लम समझ ली, हमारे पास अब टूल रेडी है, रिसोर्सेज रेडी है, हम प्रोग्राम लिखेंगे कहाँ, सब कुछ रेडी है, वेरिएबल्स तैयार हो चुके हैं, तो अब हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम के लिए कोड लिखेंगे, एक ऐसा कोड जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। अगर हमें केक बेक करना है बिना मिक्स किए हुए तो केक बनेगा नहीं। उसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसके लिए कोड नहीं लिखते हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। तो ये है थर्ड स्टेप। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, पोरिंग द बैटर इनटू अ पैन, ठीक है। यानी जो भी हमने मिक्स करके बैटर बनाया होगा केक के लिए, अब उस बैटर को हम किसी पैन में पोर करेंगे ताकि उसका एक रिफाइंड शेप आ सके, एक बेहतरीन सा शेप आ सके जो बाद में बेक होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसी तरह से जब हमने कोड को लिख लिया है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोड लिख लिया है, तो हो सकता है वो कोड हमारा थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत ऊट पटांग लिखा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, 2 नंबर इनपुट लिए, उसके बाद हमने उनको ऐड करा करके यूजर को प्रिंट करा दिया कि आपने 2 नंबर्स दिए थे, इसका सम ये आ गया। बट अगर यूजर वहीं उस एडिशन वाले प्रोग्राम को बार बार रन करने की कोशिश करेगा, अब हम कहीं किसी प्रोग्राम में 2 नंबर्स को बार बार ऐड करा रहे हैं और उसके लिए बार बार हम a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी कर रहे हैं, उससे बेटर क्या होगा कि हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे कि उस एडिशन के लिए पर्टिकुलर फंक्शन बना के रख देंगे, जब भी हमें दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा हम उस फंक्शन को कॉल करते जाएंगे ताकि एडिशन आसानी से हो जाए और हमारा कोड भी ऑर्गेनाइज लगेगा, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेप तक हमने बात कर ली कि हम क्या करेंगे, कोड को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फंक्शंस बना के रख देंगे, उससे हमारा कोड भी स्ट्रक्चर्ड लगेगा, अच्छा लगेगा और इस तरह से कोड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। देन द फिफ्थ स्टेप सेज बेकिंग द केक। बेकिंग द केक का मतलब जब हमने बैटर को पैन के अंदर पोर कर दिया है, डाल दिया है, उसके बाद हम केक को बेक करेंगे, ठीक है। तो वो बेकिंग द केक इज एक्चुअली मैप्स टू रनिंग द कोड, ठीक है। जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोड लिख लिया है, उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, तो अब हमारा काम है कि उस कोड को रन कराएं। उस कोड को जब हम रन कराएंगे, बेसिकली हम कंपाइल भी कराते हैं, तो रन से पहले कंपाइल होता है हमारा प्रोग्राम, और जब कंपाइल होता है तो अभी हमने कंपाइलर की बात करी थी, तो उस वक्त कंपाइलर जो हमारा इंग्लिश बेस्ड कोड है जो हमें समझ में आ रहा है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर उसको समझता है, फिर उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट हमें देता है। तो रनिंग द कोड में यही सारा प्रोसेस होगा। हमारा प्रोग्राम कोड जो है वो कंपाइल होगा, उसके बाद वो कोड रन होगा, दैट इज इट, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप सेज टेस्टिंग फॉर डननेस, ठीक है। और ये जो स्टेप है ये प्रोग्रामिंग में मैप करता है डीबगिंग एंड टेस्टिंग द कोड को, ठीक है। टेस्टिंग फॉर डननेस, अगर हम बेकिंग की बात करें तो टेस्टिंग फॉर डननेस का मतलब क्या है कि जब हमने बेक कर लिया है तो हम चेक करेंगे, उस केक को टच करके या फिर टेस्ट करके चेक करेंगे कि क्या हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है कि नहीं हो गया है। उसी तरह से जब हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कोड लिखते हैं जो अभी तक कंपाइल होकर रन भी हो चुका है, अब उस कोड को टेस्ट करने की जरूरत होती है। यानी कि अगर हमने 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया और हम जानते हैं 2 + 3, 2 और 3 हमने 2 नंबर्स दिए, उसका सम 5 रिटर्न होना चाहिए, आना चाहिए। अब हमने अगर प्रोग्राम को रन किया और प्रोग्राम को रन करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमने 2 नंबर्स दिए 2 और 3 और हमको उसका रिजल्ट 6 मिल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्राम गलती कर रहा है, सम सही नहीं दे रहा है। तो ये होती है टेस्टिंग फेज, कि जहां पर हम अपने लिखे हुए प्रोग्राम को चेक करते हैं कि क्या वो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि हमने इसको बनाना चाहा था। अब हम क्या करेंगे, डीबगिंग भी करेंगे। हमने और एग्जाम्पल्स दिए, उसको और इनपुट दिया, अभी मैंने 2 और 3 दिया था, उसने आंसर दिया 6, बल्कि हमको एडिशन कराना था। हमने इसको दिया 3 और 5, इसने रिटर्न किया हम बात कर रहे थे कि टेस्टिंग द कोड। अब देख रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को कि हमने उसको 2 और 3 दिया,
तो वो हमको रिजल्ट क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। हमने उसको 3 और 5 दिया, वो हमको रिजल्ट दे रहा है 15। हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाह रहे थे, दो नंबर्स को ऐड करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे थे, और हो क्या रहा है एक्चुअल में यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। तो इसी चीज को हम कहते हैं डिबगिंग, कि यानी हम अपने प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स रन करके अलग अलग एग्जाम्पल्स पे चेक करते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, कि गड़बड़ हो कहाँ रही है। और इससे हमको अंदाजा लग गया कि हमने जो प्रॉब्लम यानी कोड लिखा था उसमें हमने कहीं ना कहीं शायद गलती से प्लस ऑपरेटर की जगह मल्टीप्लाई ऑपरेटर को यूज कर लिया है। और जब हमें ये टेस्टिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस प्लस मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को हटा करके हम प्लस का ऑपरेटर लगा देंगे, और हम फिर से अपने कोड को चेक करेंगे यानी टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम अब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी ये काम हमको रिपीटेडली करते रहना है, कब तक, जब तक हमारा प्रोग्राम सही ना हो जाए। और इसमें हम अपने कोड को वापस से लिख रहे होंगे या फिर छोटी मोटी गलतियों को सही कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो यहाँ पर है वो है कूलिंग एंड डेकोरेटिंग द केक, और ये हमारा मैप कर रहा है रिफाइनिंग द कोड से। मतलब क्या है, कूलिंग एंड डेकोरेटिंग द केक का मतलब ये हुआ कि जब एक बार केक रेडी हो गया, हमने चेक कर लिया कि केक सही से बन गया है, टेस्ट भी ठीक ठाक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके ठंडे होने का इंतजार करेंगे और फिर हम उस केक को और डेकोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारी चॉकलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, पेस्ट वगैरह हैं, उनकी मदद से हम उसको डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे वहां पर। ठीक है, सेम हम काम कोड के अंदर करते हैं कि जब हम कोड को रिफाइन करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम कोड अच्छे से तैयार हो गया है, हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे थे वो भी सॉल्व हो रही है, तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि हम उस कोड की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को लिखेंगे और कोड को थोड़ा सा अच्छे से सजा देंगे, ताकि जो अगला प्रोग्रामर उसको अगर यूज करना चाहे या देखना चाहे, रीड करना चाहे, तो उसको पता हो कि इस कोड को कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है, और उसको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा लिखा हुआ कोड हमको ही समझ में आएगा जब तक हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी उसके साथ नहीं देते हैं कि इस कोड में इस वेरिएबल का मतलब ये है, इस फंक्शन का मतलब ये। ठीक है, सेकेंड, और फिर इन सब चीजों के हो जाने के बाद हम केक को सर्व करेंगे। केक को सर्व करने का मतलब क्या हुआ कि हम कोड को डिप्लॉय करेंगे। जब हमने पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गई है, तो अब हम इस कोड को डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करने का मतलब है पब्लिश कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोस्टिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे अगर हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं फाइनल एडिटिंग हो जाने के बाद, तो ये डिप्लॉइंग द कोड भी बिल्कुल वैसे ही है कि जब हमारा कोड रेडी हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो अब हम उसको यूजर्स के लिए डिप्लॉय कर देंगे, छोड़ देंगे, और अब यूजर्स उस पर, एक्चुअल यूजर्स जो रियल लाइफ यूजर्स हैं, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी हमने एडिशन का कोड बनाया था, तो अब अगर किसी को भी एडिशन करना है, वो उस कोड को रन करेगा, चलाएगा, नंबर्स देगा, उसको सम मिलेगा, दैट इज इट। ठीक है, तो अभी तक हमको समझ में ये बात आ रही है कि आपको प्रोग्रामिंग क्या होती है ये बात समझ में आ गई होगी, और इस एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी हद तक आप प्रोग्रामिंग से रिलेट कर रहे होंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कोर्स के अंदर, हम आगे चल के जावा के बारे में पढ़ेंगे, कोड्स वगैरह लिखेंगे, तो ये जितनी बातें अभी हमने बताई हैं, चाहे वो टूल्स और रिसोर्स को गैदर करना हो, चाहे वेरिएबल्स प्रिपेयर करना हो, कोड राइट करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, रन करना हो, डिबगिंग टेस्टिंग हो, रिफाइनिंग हो, डिप्लॉइंग हो, ये सारी चीज़ें जब हम धीरे धीरे करते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप आगे चल के बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे।